हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडिस रेप्लिकेशन वीडियो। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ दस रेडिस रेप्लिकेशन वर्क्स। काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे कि रेप्लिकेशन इन जनरल में क्या होता है एंड रेडिस रेप्लिकेट कैसे करती है। ये रेडिस रेप्लिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आपको रेडिस क्लस्टर के बारे में समझना है। सो अगर नहीं मालूम है तो टेल यू। सो रेडिस जो है दो तरीके से काम करता है। या तो आप उसका एक सिंगल इंस्टेंस रख सकते हो या तो जो है उसको क्लस्टर में चला सकते हो। सो जब भी आप क्लस्टर में चलाते हो तो बहुत सारे रेडिस के इंस्टेंसेस एक साथ काम करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रेडिस क्लस्टर हमें सबसे पहले समझना होगा कि रेडिस रेप्लिकेशन कैसे काम करता है। तो रेडिस रेप्लिकेशन समझने के दो एडवांटेजेस हैं कि आप क्लस्टर कैसे काम कर रहे हैं ये समझ पाएंगे, एंड रेडिस की हाई अवेलेबिलिटी कैसे होती है, कैसे इतने टाइम तक अवेलेबल रहता है, एंड फेल ओवर कैसे हैंडल करता है ये भी हम समझ सकते हैं। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि रेडिस क्या है, रेडिस रेप्लिकेशन क्या है, एंड ये कैसे काम करता है। सेकेंड इज कि इसका बेस प्रिंसिपल जो मास्टर स्लेव है वो कैसे काम करता है। थर्ड इज सिंक एंड एसिक रेप्लिकेशन क्या होता है एंड कौन सा कब हमें चूज करना चाहिए। फोर्थ इज परसिस्टेंस एंड सेफ्टी ऑफ रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम आगे देखेंगे कि कैसे हम डेटा लूज नहीं कर दें गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। फिफ्थ इज अंडरस्टैंडिंग द रेप्लिकेशन इन डेप्थ, ये एक्चुअली में इंटरनली काम कैसे करता है। एंड सिक्स्थ हम जो है कुछ कमांड्स देखेंगे। ये 5 कमांड्स हैं: ई सिंक, एस सिंक, रेप्लिका ऑफ, इन्फो एंड रोल। सो हम ये 5 कमांड्स देखेंगे कि हाउ दीज वर्क एंड ये रेप्लिकेशन में कैसे काम आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि रेप्लिकेशन क्या होता है एंड क्यों चाहिए होता है। सो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक सा आर्किटेक्चर से। रेडिस सबको मालूम होगा कि इट इज़ नथिंग बट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटाबेस, एंड ये पूरा डेटाबेस जो है ये रैम पे काम करता है। तो अनलाइक अदर डेटाबेसेस जो एक्चुअली में हार्ड डिस्क में डेटा सेव करके रखते हैं, रेडिस जो है सिर्फ और सिर्फ रैम के अंदर पूरा डेटा स्टोर करता है। तो अगर रैम के अंदर स्टोर करेगा तो मतलब कि सारी स्टोरेज जो है वो वॉलेटाइल होती है। अगर रेडिस रीस्टार्ट हो जाए, क्रैश हो जाए, तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो लूज हो जाएगा। सो हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक रेडिस डेटाबेस है, ठीक है। रेडिस इंस्टेंस हो गया, रेडिस डेटाबेस हो गया, इसमें 3 रिक्वेस्ट आ रही हैं। नाउ जब तक ये 3 रिक्वेस्ट आ रही हैं कोई इशू नहीं है, आराम से चलता जा रहा है, ये सर्व कर रहा है। बट व्हाट इफ़ कि ये डेटाबेस जो है अचानक से करप्ट हो जाए, क्योंकि कुछ भी मैलिशियस डेटा आ सकता है, या फिर कुछ इंटरनल कॉन्फ़िग ख़राब हो सकती है, या फिर ड्यू टू एनी एक्सटर्नल रीजंस ये जो है क्रैश हो जाए, या फिर कोई नेटवर्क एरर की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए और बहुत सारी रिक्वेस्ट आते जाए। अभी तो 3 रिक्वेस्ट हैं लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आते जाएँ जितना रेडिस हैंडल नहीं कर पा रहा है, एंड ये ओवरवेलम होके एग्जॉस्ट हो जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो एक्चुअली में जो हमने डेटा रखा हुआ है रेडिस के अंदर वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ वाई डू वी केयर। रेडिस है, टेम्परेरी स्टोरेज है, हम वापस से बिल्ड कर लेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए, जो परसिस्टेंस वाला डेटा होता है, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो हम कभी भी रेडिस के अंदर उठा के नहीं रखते हैं। लेकिन कैशिंग के अलावा भी रेडिस को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि एक लीडर बोर्ड हो गया, या फिर जियो स्पेशियल डेटा रखने के लिए, डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। नाउ ये जो चीज़ें हैं ये एक शॉर्ट लिव्ड चीज़ें रहती हैं, कंडीशंस रहती हैं जिनको हमें रखना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल let's say that you have implemented a feature for OTP and you want to keep a track of all the OTP attempts. Now अगर आप बार बार उस चीज़ को अपने persisted database से निकाल के लाओगे, so it is going to take time. The faster would be to keep the
retries knowledge inside of a database, अगर वो कल को destroy भी हो जाए, so that is not going to be big of an issue, but it will ruin the session. सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. और लीडर बोर्ड का डेटा है, अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या फिर हमने कोई कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, तो लीडर बोर्ड्स में क्या होगा कि वो डेटा गायब हो जाएगा एंड वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन टॉप पे है, एंड यू नो हाउ लीडर बोर्ड्स वर्क. सो दैट इज़ वाई रेप्लिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. एट द जस्ट रेप्लिकेशन क्या करता है कि जस्ट उसी डेटा की कॉपी बनाता है. सो वी हैव अ मेन इंस्टेंस, एक मेन इंस्टेंस रहता है हमारा रेडिस का, एंड देन हम उसकी जो है कॉपीज बनाते जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेटिंग. इससे रेप्लिकेट करते रहेंगे, या तो इससे डायरेक्टली रेप्लिकेट कर लेंगे. तो देयर आर मैनी वेज टू रेप्लिकेट इट. सो अगर एक दूसरी एनालॉजी भी लेके चलें, तो आपने व्हेन वी वर किड्स, हमारे पेरेंट्स जो है जब भी हमारे पास एडमिट कार्ड आता था एग्ज़ाम का, तो हमेशा उसकी जो है फ़ोटोकॉपी बना के रखते थे. मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा करते थे कि एक एडमिट कार्ड है तो उसकी 3 फ़ोटोकॉपी बना के रखेंगे, एंड वी अलग अलग जगह पे रखते थे, सो दैट अगर ये वाला एडमिट कार्ड ख़राब हो जाए तो देन वी विल ऑलवेज हैव अ कॉपी ऑफ इट. सो सिमिलरली रेडिस के लिए भी हम यही चीज़ कर रहे हैं, या फिर इन जनरल रेप्लिकेशन भी हम इसी वजह से करते हैं, सो दैट हम और उसकी कॉपीज बना सके, जिससे हमें बाद में इश्यू नहीं जाए, हम उसको यूज कर सकें. सो रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटा, जस्ट सिंपल एज दैट. सो नाउ समझते हैं कि रेडिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है रेप्लिकेशन का. सो रेडिस जो है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे रेप्लिकेट करता है. सो मास्टर स्लेव जो है एक रेप्लिकेशन का पैटर्न है जो सिर्फ रेडिस में ही नहीं, इन ओवरऑल डेटाबेसेस में यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है. सो उसमें क्या होता है कि एक मास्टर नोड होता है जो आपका मेन नोड रहता है, एंड देन उसके मल्टीपल रेप्लिकास होते हैं. इट कुड बी अ सिंगल रेप्लिका और इट कुड बी अ मल्टीपल रेप्लिका, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. नाउ ये मास्टर क्यों बोलते हैं इसको, ये क्या तीनों सिंक में नहीं रहते? नहीं. सो क्या रहता है कि ये जो मास्टर नोड होता है, एक मेन नोड होता है जो सारे राइट्स लेता है, जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो सारी इस मास्टर नोड पे आती हैं, एंड देन ये मास्टर नोड जो है बाकी रेप्लिकास को डेटा सिंक करता है. सो फर्स्ट रिक्वेस्ट विल कम हियर, इट विल गेट सर्व, देन रिक्वेस्ट विल गो देयर, एंड देन रिक्वेस्ट विल गो देयर. सो दिस इज हाउ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर वर्क्स. इन रेडिस वी कॉल दिस मास्टर इन रेप्लिका. लीडर फॉलोअर भी बोला जाता है इसको, मास्टर स्लेव भी बोला जाता है इसको. सो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस डिफरेंट तरीके से इसको बोलते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम. नाउ ये रेप्लिकेशन जो है is seen in all different databases. So even though it's RDS, DDB, Redis, सब जगह देखा जाता है. RDS में इसको राइट अहेड लॉग की बेसिस पे रखा जाता है. सो एक वैल फाइल होती है, डेटाबेस उसके अंदर राइट करता जाता है, वो फाइल जो है पीरियोडिकली स्लेव के पास जाती है एंड अपडेट होती है. अगर DDB की बात करें, डायनामो DB, तो उसमें जो है पार्टीशंस के थ्रू होता है, एंड रेडिस में एज वी विल सी कि स्ट्रीम्स एंड RDB की बेसिस पे होता है. तो स्ट्रीम्स आर जस्ट TCP ओपन कनेक्शंस जिसके थ्रू डेटा पास थ्रू हो पाता है, एंड RDB इज रेडिस डेटाबेस फाइल, जो एक डेडिकेटेड फाइल फॉर्मेट है रेडिस का डेटा ट्रांसफर करने का. सो रेडिस का जो रेप्लिकेशन है वो ऐसे होता है कि, और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बता रहा हूँ, वील गेट इनटू मोर डिटेल्स. सो रेडिस रेप्लिकेशन का बेस जो है वो ऐसे ही है कि एक मास्टर नोड होता है, मास्टर नोड से जो है रेप्लिका नोड जो है कनेक्ट होता है. नाउ डेटा हमेशा जो है मास्टर टू रेप्लिका फ्लो करता है, एंड इसमें जो भी आपके अपडेट्स होंगे या फिर स्ट्रीम्स होंगी या फिर बड़ा डेटा का चंक होगा, वो पूरा का पूरा रेप्लिका के पास जाता है, एंड टाइम ओवर टाइम रेप्लिका जो है मास्टर को वापस बताती रहती है कि मुझे डेटा मिल चुका है. ओके, सो लेट्स से कि कोई भी एक रिक्वेस्ट आई मास्टर के पास, तो मास्टर जो है उसको इसमें भेज देगा, इट विल गो टू रेप्लिका, एंड रेप्लिका जो है वापस मास्टर को बताएगा कि ये मुझे मिल चुका है. Now, what is this non-blocking and mostly non-blocking? So, Redis का replication इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है by Redis developers कि अगर मास्टर नोड है तो मास्टर नोड जो है क्लाइंट फेसिंग है, वो बहुत सारी रिक्वेस्ट को उसको सर्व करने का काम है. सो ऐसा नहीं हो कि
रेप्लिकेशन करते टाइम पे ये जो है ब्लॉक हो जाए, जिससे न्यू रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर पाए, विच वुड बी वेरी रॉन्ग। हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी गिर जाएगी। सो वॉट वी डू इज कि ये जो मास्टर होता है ये नॉन ब्लॉकिंग रहता है, एंड जो रेप्लिका है दिस इज मोस्टली नॉन ब्लॉकिंग। इसका ये मीनिंग है कि कभी भी मास्टर तो ब्लॉक नहीं होगा जब भी रेप्लिकेशन करना होगा, लेकिन रेप्लिका जब भी नए डेटा को सुनता है, वेन एवर इट लिसन्स टू द न्यू डेटा, इट इज नेवर ब्लॉक्ड, इट इज नॉन ब्लॉकिंग। बट कभी ये होता है कि लेट्स से कि एक नया मास्टर का स्नैपशॉट रेप्लिका के पास गया। नाउ रेप्लिका ने सिंक तो कर लिया, बट उसको अपना पुराना जो स्नैपशॉट है वो उसको डिलीट करना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है। दैट टाइम रेप्लिका ब्लॉक्स एवरीथिंग एंड इट डज नॉट टेक एनी मोर अपडेट्स, एंड वो जो है सिंक करती है अपना पुराना जो है स्नैपशॉट रिमूव करती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मोस्टली नॉन ब्लॉकिंग एंड मास्टर इज ऑलवेज नॉन ब्लॉकिंग। नाउ इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम दो सिनेरियो से। ओके, लेट्स से कि हेल्दी कनेक्शन है, ठीक है। हेल्दी कनेक्शन किसके पीछे? रेप्लिका और मास्टर के पे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जैसे ही हेल्दी कनेक्शन होगा तो जैसे हमने अभी देखा था, रिक्वेस्ट मास्टर पे आई, मास्टर ने जो है स्ट्रीम करी, स्ट्रीम होके रेप्लिका पे गई, रेप्लिका ने डेटा ले लिया एंड वापस जो है मास्टर को एक्नॉलेज भेज दिया। लूप कंप्लीटेड। नाउ लेट्स से कि द कनेक्शन हैज बीन सेवर्ड, किसी रीजन की वजह से कनेक्शन टूट गया। नाउ यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो रेप्लिका जो है पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन कर सकती है, या तो वो फुल रिकग्नाइजेशन कर सकती है। तो पार्शियल रिकग्नाइजेशन में क्या होता है, लेट्स से कि जब भी कनेक्शन वापस बिल्ड होगा तो जितना डेटा बचा हुआ है, लेट्स से कि मेरे पास स्टार्टिंग में 100 एंट्रीज थी, नाउ इसमें से 50 एंट्रीज तो इसके पास पहुंच चुकी है। नाउ कनेक्शन सेवर्ड हो गया, कनेक्शन सेवर्ड होने के बाद अब वापस से रिकनेक्ट हो गया। तो जब रिकनेक्ट होगा तो बाकी की जो 50 बची हुई है सिर्फ वही रेप्लिका के पास जाएंगी, एंड रेप्लिका जो है वापस सिंक में आ जाएगा रेडिस से। सो दिस इज पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन। नाउ देयर आर केसेस जहाँ पे मास्टर से जब रेप्लिका कनेक्ट होता है, सो इट हैज़ गॉटन सो फार बिहाइंड कि वो पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर सकता। इन दैट केस full synchronization happens. Now full synchronization happens through RDB. RDB stands for Redis DB file. This is a Redis initiated file format जिसके थ्रू डेटा कॉपी ओवर होता है रेप्लिकास पे। सो इस केस में क्या होता है कि अगर कभी भी मास्टर के पास रिक्वेस्ट आई एंड ये कनेक्शन सेवर्ड हो गया, रेप्लिका वापस से जब इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, देन रेप्लिका आस्क फॉर द फुल स्नैपशॉट, एंड इसमें फुल सिंक्रोनाइजेशन में पूरा का पूरा डंप जो होता है मास्टर के पास वो पूरा चला जाता है रेप्लिका के पास। इस टाइम पे रेप्लिका कुछ भी अपडेट नहीं लेती, कुछ भी नहीं करती, इसे वो उस डंप को प्रोसेस करती है अपने पास एंड पूरा अपना जो अर्लियर डेटा है उसको क्लीन आउट करती है। फुल सिंक्रोनाइजेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन, बिकॉज पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन में सिर्फ न्यू अपडेट्स को लिसन करना पड़ता है। फुल सिंक्रोनाइजेशन में पूरा का पूरा डंप जो है मास्टर का वो पूरा का पूरा आता है। लेट्स से कि 100 रिकॉर्ड्स थे, नाउ 100 रिकॉर्ड्स में से हम जो है 99 रिकॉर्ड्स कर पाए, तो अब जो है इसको सिर्फ एक रिकॉर्ड सुनने की ज़रूरत है। बट इन केस ऑफ फुल सिंक्रोनाइजेशन 100 है, तो अगर 99 इसके पास पहले है तो उसको डिस्कार्ड करेगा एंड देन वापस 100 के 100 लोड करेगा। ये तो स्ट्रैटेजीज, ये तो बेसिकली स्ट्रैटेजीज हैं रेडिस को खुद को सिंक रखने के लिए मास्टर के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट कि रेडिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है रेप्लिकेशन का, एंड रेडिस रेप्लिकेशन काम कैसे करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसिंक एंड सिंक रेप्लिकेशन। सो अभी हमने देखा कि रेप्लिकेशन जो है वो तो हो रहा है, ओके, लेकिन किस वे में हो रहा है वो हमें समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे, रिक्वेस्ट लेवल पे देखेंगे कि हाउ इट इज़ बीइंग डन। सो लेट्स से कि ये हमारे पास मास्टर नोड है, ये हमारे पास रेप्लिका नोड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे पास जो है 4 रिक्वेस्ट आ रही हैं, R1, R2, R3, R4।
सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एसिंक्रोनस वे में कैसे करते हैं। एसिंक्रोनस वे में जैसी रिक्वेस्ट आई एंड मास्टर जो है उसको प्रोसेस करता है अपने पास एंड जो भी रिस्पॉन्स है वो वापस क्लाइंट को भेज देता है। इट डज नॉट वेट कि रेप्लिका मेरे साथ सिंक में आए या एनीथिंग। मास्टर सिर्फ अपना काम करता है, मास्टर बोल देता है कि कंप्लीट हो गया मेरा काम। नाउ जैसे ही मास्टर ने किया तो कुछ टाइम बाद जो है R1 विल गेट रेप्लिकेटेड टू रेप्लिका एंड देन ऐसे ही R2 आएगी। तो मान लो कि ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही रहे, तो एसिंक्रोनस प्रोसेस है, कभी भी हो सकता है। तो R2 R3 आई तो R2 R3 भी जो है इसमें सिंक हो जाएगी। नाउ एट रैंडम, नॉट एट रैंडम बट एट फ्यू इंटरवल्स, मोस्टली एवरी सेकेंड, रेप्लिका जो है एक्नॉलेजमेंट भेजती है मास्टर को कि मुझे जो है डेटा मिलता जा रहा है एंड ये जो एक आईडी भेजती है कि मुझे इतना डेटा मिल चुका है। सो मास्टर ऑलवेज नोज कि रेप्लिका के पास एट एनी गिवन पॉइंट कितना डेटा है। ऑलमोस्ट उसको मालूम होता है, जस्ट कि लास्ट स्नैपशॉट हो सकता है कि उसको नहीं मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है ना एंड उतनी देर में जो है एक और R4 चला गया, तो देन ये R4 का स्टेटस नहीं मालूम होगा मास्टर को, बट R3 तक का जो है उसके पास पूरा डेटा रहेगा कि R3 तक मैं रेप्लिकेट कर चुका हूँ, आई डोंट नीड टू रेप्लिकेट इट अगेन। ऐसे ही R4 आई तो एक्नॉलेजमेंट के बाद R4 हो गई। तो ऐसे ही एसिंक्रोनसली ये जो है रेप्लिकेशन काम करता है रेडिस में एंड ये जो होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं रेडिस में तो एसिंक्रोनसली होता है एंड इसलिए डिफ़ॉल्ट इसलिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसमें जो है रेप्लिका को सिंक करने के लिए मास्टर को वेट नहीं करना। मास्टर के पास रिक्वेस्ट आई, उसने प्रोसेस करी, भेज दी, बाद में उसने जो है रेप्लिका पे रेप्लिकेट कर दी। सेकंड थर्ड आ गई, उसने जो है अपने साइड पे प्रोसेस कर ली और उसने वापस रिटर्न कर दिया, बाद में जो है रेडिस 2-3 रेप्लिकेट हो गए। देन उसके बाद 1 सेकेंड हो गया, उसने वापस एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। फोर्थ रिक्वेस्ट आई, पैरेलल में इसने प्रोसेस करके भेज दी, बाद में जो है फोर्थ रिक्वेस्ट भी रेप्लिकेट हो गई। सो दिस इज वन वे ऑफ रेप्लिकेटिंग। बट देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर R1 आई, ठीक है, मैंने जो है प्रोसेस कर लिया, बट उसी टाइम पे वापस रीड रिक्वेस्ट आ गई R1 से। नाउ रीड रिक्वेस्ट आएगी तो वो तो स्लेव पे जाएगी, रेप्लिका पे जाएगी, बिकॉज मास्टर को हम जो है राइट ओनली के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, रेप्लिका को रीड ओनली के लिए करते हैं। तो अगर ये केस होता है कि जब तक रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाया एंड रीड रिक्वेस्ट आ गई है मास्टर वो रेप्लिका पे, सो देन व्हाट विल हैपन, इसको तो कीज मिलेगी नहीं। तो दैट इज करेक्ट। नाउ इसके लिए रेडिस ऑल्सो सपोर्ट्स सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। नाउ व्हाट हैपन्स इन सिंक्रोनस रेप्लिकेशन इज कि सेम मास्टर एंड रेप्लिका कनेक्टेड है, जैसे ही रिक्वेस्ट R1 आती है इट सेंड्स टू रेप्लिका एज वेल एंड इसको जो है रिक्वेस्ट के साथ साथ एक वेट कमांड भेजता है। नाउ व्हाट वेट डज इज कि इट विल वेट until it is sent to replica. Once it is done, it sends the acknowledgement back कि it has been done and आगे जो है रिक्वेस्ट चली जाती है। So this is very important to understand because जितनी ही रिक्वेस्ट आती जा रही हैं वो उसको प्रोसेस करता जा रहा है, तुरंत के तुरंत एक्नॉलेज भेजता जा रहा है। This way your master and replica is always in sync, but drawback is this is slow. This is very slow compared to async. So when do we choose async? When do we choose sync? It depends on your use case. Let's say it's a leaderboard and you really don't need the updates right that second. Then you go for async. ठीक है, अगर 1 सेकेंड के बाद मेरे कुछ मिली सेकेंड के बाद अपडेट हो रहा है, so that wouldn't be an issue for me. But if let's say it's a financial thing where I am updating a financial record or I am updating a username and मुझे वो तुरंत financial form में कहीं ना कहीं दिखाना है, then वो incorrect data मैं नहीं दिखाऊँ, मुझे consistency चाहिए है, that's when we use sync here. So it depends on your use case. If you can tolerate maybe a few milliseconds of delay between master and replica sync, or you cannot. Okay, let's move on. Now persistence and safety of replication. ये बहुत कॉमन चीज़ है whenever you talk with guys who are working with Redis.
they always say that if you have replication on, if you have more than one instances where the Redis is getting replicated, then you need to have persistence on. Now, why is that? Why is that when you turn on the replication, you also have to turn on the persistence? So let's take an example here. Let's say that at timestamp 0, ओके, एक हमारे पास मास्टर नोड है एंड उसमें 100 एंट्रीज हैं, तो कनेक्टेड है रेप्लिका के साथ, उसमें भी जो है 100 एंट्रीज हैं, दोनों इन सिंक में है. बट ड्यू टू सम रीजन मास्टर क्रैश हो गया एंड मास्टर जो है रीस्टार्ट हो गया T1 पे. रेप्लिका के पास अभी भी जो है 100 एंट्रीज हैं. नाउ कुछ टाइम बाद जो है मास्टर वापस अप हो गया. मास्टर अप हो गया तो T2 पे इसके पास 0 एंट्रीज हैं. But as we said that replicas are exact copy of master, तो अगर मास्टर के पास 0 है तो मास्टर और रेप्लिका कनेक्टेड है, तो रेप्लिका भी जो है अपने पास एंट्री 0 कर देगा. नाउ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेप्लिकेशन है वही बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है, ड्यू टू विच हमने पूरा ही डेटा लूज कर दिया. मास्टर तो गया हमारे साथ, हमारा रेप्लिकेशन भी चला गया, तो रेप्लिका चला गया, तो हमारा रेप्लिकेट करने का कोई एडवांटेज ही नहीं रहा. सो इन ऑर्डर टू सेव दैट हम जो है परसिस्टेंस ऑन रखते हैं. तो परसिस्टेंस अगर ऑन रहेगा तो क्या होगा कि लेट्स से कि ये रीस्टार्ट हुआ, तो जब भी ये रीस्टार्ट होगा तो एक शटडाउन कमांड होता है जो उसको जो है एक डेटाबेस फाइल में, परसिस्टेड फाइल में पूरा का पूरा सिंक कर देगा. तो व्हेन इट कम्स बैक ऑनलाइन, तो पहले ये डेटा लेगा, ये अपने पास सिंक करेगा, इसके पास 100 रिकॉर्ड्स होंगे एंड देन इट विल चेक विद रेप्लिका कि वो पीछे तो नहीं है. अगर नहीं होगा तो अगर होगा तो उसको भी वो अपडेट करेगा एंड देन बोथ विल हैव 100 एंट्रीज, तो देन वो सिंक में रहेगा. दैट्स वाई परसिस्टेंस इज ऑलवेज टर्न ऑन व्हेन वी हैव रेप्लिकेशन टर्न्ड ऑन. आप कर सकते हो विदाउट परसिस्टेंस भी, यू कैन यूज, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू हैव रेडिस रेप्लिकेशन ऑन विदाउट परसिस्टेंस. ओके, सो अभी तक जो है वी अंडरस्टूड द बेसिक एंड हाई लेवल थिंग्स ऑफ हाउ रेडिस रेप्लिकेशन वर्क्स. इफ यू वांट टू जस्ट हैव दैट टॉप लेवल नॉलेज, this was it. Okay, you can move on to Redis clusters and go into all the fancy things. But if you want to understand how replication works inside of Redis, how instance level communication happens, then we'll move on to that. Okay, so while replicating, so how does दो टू इंस्टेंसेस रेप्लिकेट? अगर दो रेडिस है मास्टर स्लेव, तो एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं, वो हमने हाई लेवल पे समझ लिया कि कनेक्टेड है, एक दूसरे को सिंक कर रहे हैं, बट इंटरनली कैसे कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं. तो जब भी हम कोई भी रेडिस इंस्टेंस स्पिन अप करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, रेप्लिकेशन आईडीज एंड ऑफसेट. ये दो चीज़ें हर रेडिस इंस्टेंस में होती हैं एंड ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, वी डोंट हैव टू सेट इट, बाय डिफॉल्ट ही होती हैं. Replication ID is any random string which is a pseudo string, and it could be a UUID, it could be any sort of string and which is created and assigned to that specific Redis instance. Offset is just the integer to tell the कि कितना मेरे पास डेटा आया हुआ है. For example, it starts from 0. Okay, so it always starts from 0 and जैसे ही let's say 4 bytes of data आया है तो it will go +4 and then उसके बाद आया है तो +8 है ना, and then ऐसे बढ़ता जाएगा. तो एक उसका ऑफसेट का साइज होता है. दिस इज जस्ट अ सिंपल इंटीजर. सो हर रेडिस इंस्टेंस में दो रेप्लिकेशन आईडी होती हैं. सो एक ही हो गई ABCD एंड एक 0000 बाय डिफॉल्ट, एंड ऑफसेट भी दो होते हैं, एक इंटीजर एंड देन दूसरा ऑफसेट जो है वो -1 पे सेट होता है बाय डिफॉल्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रेप्लिकेशन आईडी एंड ऑफसेट यूज करके कैसे मास्टर एंड रेप्लिका के बीच में रेप्लिकेशन होता है. So this is the workflow. इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक मास्टर इंस्टेंस है, here master,
उसकी जो है रेप्लिकेशन आईडी है ABC एंड ऑफसेट है 5। जनरली ABC नहीं होती है, ये बहुत लंबी स्ट्रिंग होती है। विल सी ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो कि ये एक्चुअल आईडी कैसी दिखती है। एंड बट अभी जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन वी आर कीपिंग इट स्मॉल। तो हमारे पास एक RID है, दैट इज रेप्लिकेशन आईडी ABC एंड ऑफसेट 5 है। हमारे पास एट द सेम टाइम हमने एक दूसरा ये रेप्लिका बनाया है। ये रेप्लिका है जिसकी रेप्लिकेशन आईडी DEF है एंड ऑफसेट 0 है। इसका ऑफसेट 5 इसलिए बिकॉज कुछ ऑपरेशंस हो गए जिसकी वजह से मास्टर में थोड़ा सा आगे है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि जो रेडिस का रेप्लिका है दैट विल सेंड अ कमांड टू मास्टर saying replica of, and then this will be the IP address of master. Currently we have kept it as master. Okay, so this replica will send a message to master saying that replica of master, and the master will reply okay. So what it did was कि Redis replica ने बोला कि मैं जो है मास्टर का रेप्लिका बनने वाला हूँ। ठीक है, मैं मास्टर का रेप्लिका हूं। मास्टर ने कहा ठीक है, बट ये ठीक है कि बीच में जो है ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे ही मास्टर रेप्लिका बोलता है तो इंटरनली मास्टर उसको एक स्टेटस भेजेगा, जिसके बाद रेप्लिका उसको एक पी सिंक भेजेगा। ओके, नाउ पी सिंक इज अ इंटरनल कमांड जो ऑटोमेटिकली रन होता है फ्रॉम द रेप्लिका टू द मास्टर, एंड इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स। वन इज DEF विच इज द रेप्लिकेशन आईडी, another one is offset which is 0. So psync replication ID and offset, this is the pattern. So ये जो है रेप्लिका जो है वापस से मास्टर को ये कमांड भेजेगा एंड मास्टर इसको देखेगा, ये कहेगा कि DEF है। मेरे पास जो है RID ABC है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड DEF, आई डोंट अंडरस्टैंड 0। तो वो क्या करेगा, एक पूरा का पूरा खुद का स्नैपशॉट बना देगा। जो हमने RDB की बात करी थी, ये जो है पूरा मास्टर का स्नैपशॉट होगा। ये मास्टर का स्नैपशॉट होगा एंड एक पूरा का पूरा जो है रेप्लिका को भेज देगा सो दैट ये सिंक हो जाए। क्यों? क्योंकि रेप्लिका ने बोला है कि वो मास्टर का रेप्लिका है, तो वो पूरा का पूरा अपना स्नैपशॉट भेजेगा एंड रेप्लिका जो है उस टाइम पे कुछ भी और ऑपरेशन नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ वो मास्टर ने जितना भी स्नैपशॉट का डेटा भेजा है वो उसको लेके प्रोसेस करेगा एंड प्रोसेस करके वो उस स्टेट पे आएगा जिस स्टेट पे मास्टर था, विच इज जिसकी रेप्लिकेशन आईडी तो है जन चेंज हो जाएगी, देन इसकी भी ABC हो जाएगी एंड देन इसका ऑफसेट भी जो है 5 हो जाएगा। ओके, सो नाउ एट दिस पॉइंट मास्टर एंड स्लेव बोथ आर रेप्लिकेटेड एंड आर इन सिंक। नाउ अगर कोई भी क्लाइंट मास्टर को कॉल करता है तो इट विल स्ट्रीम द अपडेट्स टू रेप्लिका। ओके, नाउ एट द सेम टाइम रेप्लिका जो है बैकग्राउंड में इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता रहेगा कि मेरे पास डेटा मिल गया है। एंड एक्नॉलेजमेंट में क्या रहेगा, एक तो ACK रहेगा एंड उसके साथ साथ जो है इसका न्यू रेप्लिकेशन आईडी एंड ऑफसेट रहेगा। अब क्या करेगा कि ये जब ऑफसेट एंड RID भेजेगा तो मास्टर इसको चेक करता रहेगा कि क्या मेरे पास हमेशा अपडेटेड आ रही है क्या। अगर अपडेटेड नहीं है तो चलो वापस से जो है मुझे बाकी का जो है डेटा भेज देना है। दिस वे ये जो है पूरा डेटा इसको भेजता रहेगा, एक्नॉलेजमेंट इसको मिलता रहेगा, डेटा भेजता रहेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा। दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल व्हेन इट विल कीप ऑन गोइंग अनटिल एंड अनलेस जो दोनों के बीच का कनेक्शन है वो किसी वजह से ब्रेक नहीं हो जाता। नाउ ये है कौन सा कनेक्शन है एंड ये जो स्ट्रीम्स हैं आर दिस रेडिस स्ट्रीम्स? नो, दिस इज TCP कनेक्शन। दिस इज अ जेनेरिक TCP कनेक्शन जिसके बीच में ये कम्युनिकेशन होता है एंड दिस इज हाउ द रेडिस रेप्लिकेशन वर्क्स इंटरनली। नाउ
यू कैन आस्क मी दो रेप्लिकेशन आईडीज क्यों हैं, हमने तो एक ही यूज करी ना, एक मास्टर के पास थी, मास्टर ने अपनी इसको दे दी, स्लेव को दे दी, स्लेव ने रिप्लेस कर दी, तो दूसरी क्यों है हमारे पास। ओके सो इसको समझते हैं कि दो रेप्लिकेशन आईडी, दो ऑफसेट क्यों जरूरी है। ओके मेरे पास जो है दो इंस्टेंसेस हैं, एक हो गया मेरे पास मास्टर, एक हो गया रेप्लिका। मास्टर की रेप्लिकेशन आईडी 1 है एंड रेप्लिका की 2 है। ओके दो हैं दोनों के पास, है ना। तो जब T0 पे दोनों कनेक्टेड हैं तो रेप्लिकेशन आईडी दोनों की 1 है, तो जिससे दोनों सिंक में हैं। नाउ T1 आया, T1 पे मास्टर क्रैश हो गया। नाउ क्योंकि मास्टर क्रैश हो गया है तो रेप्लिका जो है विल बिकम अ न्यू मास्टर बिकॉज वी कैन नॉट होल्ड द ऑपरेशन। ये बिल्कुल इंस्टेंट रीस्टार्ट नहीं है, ये जो है लंबा टाइम ले रहा है, T10 तक हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है। सो ये जो है T2 से T9 तक ये जो है गायब है। नाउ इन दैट केस जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी विल गो डायरेक्टली टू सेकेंड रेप्लिका। नाउ इन दिस केस रेप्लिका जो है, जो फर्स्ट रेप्लिकेशन आईडी है उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। उसको वो डिस्कार्ड इसलिए नहीं करेगा कि व्हाट इफ मास्टर वापस आ जाए। जब मास्टर वापस आएगा तो उसको उसकी पोजीशन वापस देनी पड़ेगी एंड एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंस इन एट T10। मास्टर वापस आ पाया तो मास्टर के पास जो थी रेप्लिकेशन आईडी थी RID1, सो उसने जो है रेप्लिका को दी। अब रेप्लिका बिकॉज वैसे भी इट अंडरस्टैंड्स कि RID1 है, रेप्लिकेशन ID 1, so it will get in sync with master again. And this is how this is why we need two replication IDs and two offsets. Now offset I want to revisit once again. So offset जो है it's just an integer value that gets incremented every time. Okay, so imagine that let me get a pen. Yeah, so let's say that this is master and this is replica. So how does master knows ki I need to how does how does master knows ki when to send the data back to the replica? So how would it know? So this is where the offset comes in. Imagine the current offset for the master is 1000 and now the replica also has 1000. New updates came into master and now the offset is 1004. Okay, at this time the replica has 1000 offset. It sends in app and it sends that my offset is 1000. Master checks this, sees that 1004 minus 1000 is greater than 0. This is the condition that it checks internally. If it is greater than 0, if it is yes, then send the last 4 bytes of data to replica so that this would also get 4. Now it gets 4, so it will send acknowledgement again randomly, like not randomly, every second it will send acknowledgement and it will say that my offset is 1004. Master checks again, 1004 minus 1004 is greater than 0. This is no, keep waiting. This is how the entire process works. Now when the new data comes in, let's say if more 4 bytes come, and it will become 1008. Now replica would be 1004. When the next second the acknowledgement goes back, it sends 1004 and then the master checks again, and since it is 1008 minus 1004 is greater than 0, then it will send back. So this is how the offsets work, and this is how the master node knows when to send data to the replica. Okay, so this was in depth on how the Redis replication actually works. Now let's see some commands, okay, that we talked about. Okay,
So the there are 5 commands that I want to talk about, which are connected to Redis replication. Okay, so first is role command. So role command is nothing, just it tells the replication role of given instance, the given Redis instance. So for example, if I let's actually try that as well. Okay, let's say that I execute role command. So then it will tell me if it is a master node or it is a slave node. So currently we have a master node. So this is a role command. It does not take any parameters or anything. It just tells you either it's a master, slave, or a sentinel. Okay, now let's move on to info command. Okay, info command is a very generic and very useful command. So info command let us see all the information about the Redis instance. So it is a long list of a lot of configuration that goes on with the Redis currently have. So we can either go through all of this, you can understand what all things it keeps. Otherwise we can also gives it a replication argument, which will only give us the replication part of the information configuration. So if you can see, the role is master, and there are no connective slaves to this instance, and this was the replication ID that I was talking about. It has 2 replication IDs. एक replication ID जो like random string है, and second replication ID currently 000 है. सेम ऑफसेट भी जो है 2 रहेंगे. एक मास्टर ऑफसेट रहता है विच इज स्टार्ट विद 0, एंड देन सेकेंड ऑफसेट जो है वो -1 रहता है. So this is the info command. Third is replica of command. Now this is the important command, because this is the command which tells one of the instance to another instance that I am your replica. So replica of command can change replication settings on the fly, and there's not much to understand. There are 2 type of arguments you can give. Either you can give host and port, or either you can give no one. So let's see how this works in a playground. Okay, so replica of, let's say that I give no one. So if I give replica no one, it has written me okay. By executing replica no one, it is telling that particular instance that you are not a replica of anything, you are your standalone instance. Okay, but agar if I give some, let's say, random host and a port, so I currently don't have one, so I'm just giving it host and port, then it will become a replica of another instance. So as you can see, if I send replica of no one, it will create that instance as standalone instance, and nothing will be replicated on that particular instance where it is run. But agar replica with the host and port is given, then it will mimic this particular Redis instance which it is pointing to. So the command that we were going for, the first command, is this command. Okay, now let's understand sync and psync. So we saw the psync command here. So if I go back here, so we saw psync command that runs internally. हम इसको अलग से नहीं करना पड़ता, हमें जो है सिर्फ रेप्लिका ऑफ मास्टर देना पड़ता है, बट पीसिंग ऑटोमेटिकली रेडिस जो है रन करता है. सो व्हाट इज दिस सिंक कमांड? सो पहले सिंक समझते हैं. तो सिंक एंड पीसिंग जो है बिल्कुल सेम ही चीज करते हैं. सिंक स्टैंड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, पीसिंग स्टैंड फॉर पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन. Synchronization was the earlier command जो Redis internally use करता था. When you send the sync command, when you use sync command, then entire snapshot is sent to the replica, and every time RDB file is sent and gets replicated over the replica.
Now this is very slow, and this is very time consuming process. This is very expensive to run, especially in high throughput systems. That's why this has now been sort of deprecated, not exactly deprecated, but not used anymore. Instead of that, we have a p-sync. This is partial synchronization. Now this takes two things: replication ID and offset. Now this is the command that is run from the replica to the master with the current replication ID and offset. And इसमें Redis master जो है based on this कमांड डिसाइड करता है कि क्या मुझे सिर्फ अपडेट्स भेजने हैं स्ट्रीम के थ्रू, या फिर मुझे पूरा का पूरा एक डेटाबेस फाइल का स्नैपशॉट भेजना है अपना रेप्लिकेट करने के लिए. So this is the psync command. So these are the 5 commands that we can use to these are important commands that are used in the Redis replication. And this is all about Redis replication in a gist and in detail, and we have seen the command as well. So I really hope you like this video and you understood the gist of Redis replication, how it works. It is really important to understand the Redis clustering, which is widely used in all of the production system. So I hope you like it, and if you do, please do give a like, and please do tell me in the comments if you have learned something, and if you learned something and it was beneficial for you, and if I should make such videos. Apologize this video was so long, but I hope it was good for you. Okay, see you.